हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल MP बोर्ड फिजिक्स क्लास 12। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे एक्सियल को हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं और गाउस ए पोजीशन भी बोलते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी बोलते हैं। सिमिलरली जो वर्टिकल पोजीशन या कोएक्सियल पोजीशन या न्यूट्रल पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन, ये चार नाम है जिसको इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, देखते हैं कि कोएक्सियल पोजीशन या न्यूट्रल पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले डायग्राम को राइट करते हैं। तो अपने को एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है। यहाँ पे ध्यान दें, ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, इसको पॉइंट ए नाम दिया है। यहाँ पे पॉइंट बी पर मैंने नेगेटिव चार्ज कंसीडर करा है। तो ये ए बी जो है इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, इसका मिड पॉइंट ओ है, ये वाली लेंथ एल है, ये वाली लेंथ एल है। ओवरऑल इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो 2l है। अब आप देखें यहाँ से वर्टिकल पोजीशन क्या होती है। वर्टिकल का मतलब ये है कि जो पॉइंट अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाला जो अपने को बिंदु है, निरक्षीय स्थिति में लेना है, न्यूट्रल पोजीशन में लेना है। तो इसके न्यूट्रल पॉइंट को अपन लेंगे। तो मान लो यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट है, इस मिड पॉइंट ओ से जो है r डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, उस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब अपन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको डायरेक्शन में शो करना होगा। तो अपन देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स होगी, इसको अपन ने E1 कंसिडर कर लिया। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड्स होगी, इसको अपन ने E2 मान लिया। और E1 और E2 दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अब यहाँ पे अपन ये चीज़ कंसिडर कर लेते हैं कि इसको अपन ने थीटा एंगल पे रख रखा है, इसको भी थीटा एंगल पे रख रखा है। तो चूंकि इस लाइन को अपन ब्रेक करेंगे तो ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल होने की वजह से ये एंगल थीटा है, तो ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये नीचे वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, अब अपन देखते हैं कि न्यूट्रल पोजीशन क्या होती है। तो न्यूट्रल पोजीशन का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर वो इलेक्ट्रिक डायपोल के न्यूट्रल पॉइंट पर हो, कहाँ पे हो, न्यूट्रल पॉइंट पे हो, तो उस पॉइंट को हम उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कंपैरिजन में न्यूट्रल पोजीशन में बोलते हैं और इसी पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ऊपर लिखा है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन कैसे निकालेंगे। तो ये अपना डायग्राम हो गया। ये अपन ने विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में बिंदु P ले लिया है, जहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अपना पूरा डायग्राम बनाया है। ये इसकी लेंथ हो गई, यहाँ से इसकी ये डायरेक्शन हो गई E1, इसकी डायरेक्शन ये E2 हो गई, और E1 और E2 दोनों के बीच का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, रिजल्टेंट होगा, वो E शो कर दिया। ओके, डायग्राम के बाद अपन सबसे पहले E1 को फाइंड आउट करते हैं। तो E1 कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला जो पिछली बार अपन ने यूज करा था। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है अपनी, AP का स्क्वायर, और किधर है ये, अलोंग टू AP, A से P की ओर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए अपन क्या करते हैं कि AP की वैल्यू को अभी फाइंड आउट नहीं करते हैं, अपन दोनों इक्वेशन बना लेते हैं। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालेंगे तो वहाँ पे अपन यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे, और तीनों चीज़ें अपन एक साथ फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन यहीं पे दे देते हैं। सेकंड वन सिमिलरली अपन निकाल लेते हैं इसी प्रकार। जो E2 होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू को मोड में ले लेंगे, अपॉन BP का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन जो है वो P से B की ओर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। मोड से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी अपने को। अब दोनों का रिजल्टेंट चाहिए अपने को। तो नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन। अब आप ध्यान से देखें
कि P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें थीटा एंगल बन रहा है, तो आपने 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वेक्टर क्वांटिटी को दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा आप देखें यहाँ पे कि ये मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर ई। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। मान लो ये एंगल थीटा है, सपोज थीटा एंगल पे इसको हॉरिजॉन्टल से रखा है, तो ये वाली जो साइड होगी, ये थीटा साइड हमेशा कोस होती है, और जो बची वो साइन होगी। तो इस तरह से हम उस वेक्टर को दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। ओके, रब कर दो इसको। तो हमने देखा कि वेक्टर को हम अलग अलग कंपोनेंट में लेंगे, तो यहाँ पे ये थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा इसका कोस होगा, तो ई का कंपोनेंट हो जाएगा E1 कोस थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आएगा वो E बराबर E1 कोस थीटा प्लस इस दूसरे वाले के लिए आएगा E2 कोस थीटा। अब चूंकि अगर अपन ध्यान से देखें कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है, जब सेम डिस्टेंस होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होती है। इट मींस AP और PB दोनों इक्वल है, सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा E1 और E2 का वो भी सेम होगा। तो अपन यहाँ पे जो है इस E1 और E2 दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करके उसकी जगह उसको यूज कर लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा E बराबर E1 कोस थीटा, मैंने E2 को रिप्लेस कर दिया है तो E2 की जगह E1 लिखूंगा, E1 कोस थीटा। तो कुल मिला के जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 2E1 कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है E, उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमको चाहिए E1 और एक चाहिए कोस थीटा। अब आप थोड़ा ऊपर आ जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, E1 निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत है, AP का होल स्क्वायर की आवश्यकता है। इसी प्रकार कोस थीटा निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर अपन ध्यान से देखें तो कोस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हमको बेस अपॉन हाइपोटेनस भी इससे निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि इस AP की वैल्यू को अपन यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करा, इस AP का जितना वैल्यू होगा उतना ही इस BP या PB का वैल्यू होगा, और वहीं से हम कोस थीटा भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको राइट करें, फिर मैं राइट ट्रायंगल लेके इस AP की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू को निकाल के आपको शो करता हूँ। ओके, कंटिन्यू करें। लास्ट स्टेप हमने लिखी थी वेक्टर E इज इक्वल टू 2E1 कोस थीटा। ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, फिर से राइट कर दिया समझने के लिए। अब अपने को जो E1 और कोस थीटा की जो वैल्यू चाहिए उसके लिए थोड़ा सा डायग्राम में आ जाते हैं अपन। डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो AOP या इधर से देखो BOP, ये दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो राइट ट्रायंगल है तो अपन उसको ले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल AOP। समकोण त्रिभुज AOP में क्या होगा कि हमको AP की वैल्यू चाहिए थी, तो देखो ये हाइपोटेनस हो गया है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू को निकालें तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और ये हो जाएगा L स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे AP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम AP की वैल्यू को निकालें तो AP बराबर आ जाएगा हमारे पास रूट में स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर में 4 इस ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ और इसकी इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। अब आप थोड़ा ध्यान दें कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो वैल्यू थी E1 की वो 1/4πε0 और यहाँ पे Q अपॉन में AP स्क्वायर था। तो AP स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। ये हमारा E1 आ गया। सिमिलरली अब हम यहाँ से कोस थीटा निकाल लें तो कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब आधार और हाइपोटेनस मतलब कट। तो बेस कितना है,
बेस की वैल्यू एल है तो ये हमारे पास एल हो जाएगा, और हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक जो है वो एपी है, और एपी की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 5 में राइट कर रखी है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं। ओके, इसके दो पार्ट कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 7, अब आप देखिए ध्यान से कि जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें हमको E1 की वैल्यू चाहिए और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो E1 की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 के अंदर है और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 में है। तो दोनों को राइट कर देते हैं अपन, यहाँ पे लिख देते हैं बाय इक्वेशन नंबर 6 and 7 पुट इन 3। ओके, तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 2 ऐसा एज इट इज, और E1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में है हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास है एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि इसको सिंपल करना है, ऊपर तो हो जाएगा 2QL, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लिख सकते हैं, और नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कुछ नहीं है, ऊपर तो 1 है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर रूट है, मतलब 1/2 है। तो 1/2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। E इज इक्वल टू 2QL अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 1 और हाफ कितना हो गया 3/2। ओके, बट जो 2QL है ये P होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा P अपॉन 4πε0 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात करी थी कि जो डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो हम लिखते हैं बट स्मॉल एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन एल की पावर 2 अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब इस एल की जो वैल्यू है वो इस आर डिस्टेंस की कंपेयर में बहुत बहुत छोटी है, तो उसकी जो हाई पावर होगी वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होगी। राइट करते हैं, E इज इक्वल टू P अपॉन 4πε0 इंटू ये जो अपोन में जो है ये आर स्क्वायर, और यहाँ पे 0 हो जाएगा और इसकी पावर 3/2। E बराबर, अब आप ध्यान दें, बाहर वाली पावर जब अंदर जाएगी तो ये आर की पावर 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा P अपॉन 4πε0 इंटू आर की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। दिस इज लास्ट एंड फाइनल आंसर। ब्रॉडसाइड पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन या वर्टिकल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी जो यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं, और वो होती है P अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो यहाँ पे 2 था और इसमें P है। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो कोएक्सियल से ग्रेटर होती है। ओके, अब आज की जो वीडियो लेक्चर में हमने कोएक्सियल के बारे में बात करी। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राइट करके मेरे को बताएं, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगली बार सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।